क्वेश्चंस लेंगे हम लोग जो पिछले कुछ सेशंस में आपने पूछे हैं मुझसे ऑन इन द कमेंट सेक्शन। शेयर्स का नाम है टाटा टेक, पिकाडेली अग्रो, पतंजलि, कल्याण ज्वेलर्स, क्लीन मैक्स, वेक्टर फूड्स, HCL, एक्सीकॉम एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी सबसे पहले टाटा टेक की बात कर लेते हैं। तो टाटा टेक पे मैं खुद बहुत बुलिश रहा हूं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15-20 डेज पहले हमने इस पे बात करी थी। इस पे मैंने पूरा का पूरा इसका एक टेक्नो फंडा मैंने एक वीडियो बनाया था। तो फिर से एक सिनॉप्सिस कर देते हैं कि जब इनका Q4 FY26 का रिजल्ट आया ना, तो Q4 FY26 में इनके दोनों बिजनेस सेगमेंट में, एक है इनका ER&D वाला और दूसरा है TSS वाला, दोनों में ग्रीन शूट्स थे, दोनों में कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ दिखा था, विच इज अ गुड थिंग। प्लस जो मैनेजमेंट है ना, उसकी कमेंट्री बहुत बुलिश थी। मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारा जो टफ टाइम था वो चला गया और अभी इनको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो उन्होंने मोस्टली क्या कहा था कि हमारा जो EBITDA का मार्जिन है दैट विल स्ट्रेच अप टू 16-17% इन FY27। मार्केट मैनेजमेंट ने फिर से रिट्रेट करा। इस बार का जो मैनेजमेंट का कॉल था उसने रिट्रेट करा। प्लस इनको 5 बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एशिया, जापान में मिला है, अमेरिका में मिला है, यूरोप में मिला है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। साथ साथ अगर आप देखो ना तो कंपनी बुलिश है कि जो इनका एक तो बेसिक है, लाइक जो मैंने बताया ER&D वाला, ठीक है ना, उसमें जो इनका कार का सेगमेंट है एज वेल एज जो एरोस्पेस का है, दोनों अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रारी जो एरोस्पेस है वो दो छोटा है सेगमेंट पे, बट वो उसका जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है ना दैट इज फास्ट, ठीक है ना, और वहां से ज्यादा मार्जिन आता है। प्लस इनका जो दूसरा है ना TSS, उसमें ये PLM करते हैं, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला, उसमें भी इन्होंने कहा कि वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। सो ओवरऑल बिजनेस अच्छा था, ठीक है। अभी देख लो टाटा टेक का ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे खोला हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो पहला रिवर्सल यहां पे दिखा, ठीक है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, और दूसरा रिवर्सल इसके ऊपर दिखेगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, और रैदर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है। सो एज एन एग्जांपल, इफ समवन हैज टू डू अ पैरामीडिंग, जो हम कहते हैं नॉर्मल पोजीशन, भाषा में, कि हमें जब कोई चीज विन कर रही है तो उसमें हमें एड ऑन कर रहा है, तो दैट वुड बी दिस पोजीशन, ठीक है। टाटा टेक का चार्ट और बिजनेस इज ऑन अ गुड ट्रैक, मतलब अच्छा कर रहा है एज ऑन डेट, ठीक है। ये टाटा टेक हो गया। दूसरा शेयर का नाम है पिकाडेली एग्रो। यस, इसका BSE का चार्ट देखना, आप जब भी देखना ना तो इसका BSE का चार्ट देखना। इस कंपनी ने ना मैसिव पैसा कमा के दिया था अराउंड 2023 से लेके 2024 तक। मैं बता रहा हूं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी ना थोड़ा सा फन पार्ट है, टेक्निकल तो हम करेंगे ना। ये जो भाई, एक्चुअली मैंने नाम नहीं लिखा है, बट इन्होंने पूछा है कि कंपनी कैसी दिखती है, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो कंपनी ना पहले काम करती थी शुगर का, शुगर मिल्स थे, फिर बाद में इन्होंने ना पूरा शिफ्ट करा। अभी अगर आप FY26 में देखो तो FY26 में 31% का रेवेन्यू ग्रोथ है विज़ावी फाइनेंशियल ईयर 25। बट कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में हम अपना अल्कोहल का जो सेगमेंट है वी विल ग्रो विद द पेस ऑफ 60-70%। पहला पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव क्या है? दूसरा पॉजिटिव, कंपनी ने कहा कि हमारा जो शुगर का सेगमेंट है उसको हम डिमर्ज कर रहे हैं। अभी समझना, जो इनका शुगर का सेगमेंट है ना उसमें इश्यूज है, उसमें मार्जिन नहीं है और उसमें कैश लॉस है, ठीक है। अभी जब वो सेगमेंट निकल जाएगा, और इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी सेबी को अप्रोच करा हुआ है, और कंपनी ने कहा कि बाय फाइनेंशियल 27 ये हो जाएगा, तो उसके बाद इस शेयर की री रेटिंग हो सकती है। इनका एक ब्रांड है सिंगल मॉल्ट का, इंद्री, सुपर ब्रांड है, सुपर ब्रांड है। और मैं जानता हूं, मैंने कुछ फिरंगियों को भी मैंने देखा है, मतलब उनको भी ये अच्छा लगा। सो इनका क्या है एस्पिरेशन, दे वांट टू मेक इंद्री एज अ ग्लोबल ब्रांड इन द सिंगल मॉल्ट सेक्शन, ठीक है। अभी चार्ट्स पे देख लेते हैं भाई। देखो आप, अगर आप नॉर्मल देखो ना, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करो तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं कर रहा है। लाइक फ्रॉम 30 दिसंबर 2024, मतलब अप्रॉक्स 18-19 महीने से कोई रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है ना। बट द स्टॉक इज ग्रेजुअली गेटिंग द मोमेंटम। मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कैसे, ठीक है। बस ध्यान देना, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, एक गैप है, ये गया, ये गैप भरा, ठीक है। और फिर आप देखो प्राइस ऊपर की तरफ फटने वाला है। मेरी बात याद रखना, प्राइस ऊपर की तरफ फटने वाला है, तो कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने वाली है FY27 में।
टेक्स्ट बुक का जो होता है ना, टेक्स्ट बुक की तरह ये बन रहा है बेस, और ये ऊपर की तरफ फटेगा। इसका मेन रीजन यही रहेगा कि शुगर का जो सेगमेंट है वो हो जाएगा इनसे डिमर्ज, जिसके कारण जो ओवरऑल रेवेन्यू में देखो इनका जो 75% है ना रेवेन्यू, वो आता है आपको दारू बनाने के कारण, और 25 आता है शुगर के कारण। तो जो आपको लैगर्ड चीज है वो जब इजेक्ट हो गया तो ओवरऑल जो आपका ग्रोथ इंजन है, जो 60 to 70% ग्रोथ करने वाला है, वो तो ऊपर की तरफ फटेगा ना। और जब ये ऊपर की तरफ फटेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ फटेगा। समझ रहे हैं बात? एकदम प्यारा बना है। पहला सपोर्ट यहां पे और दूसरा सपोर्ट यहां पे, ठीक है? क्यों? देखो ना यहां पे आप, इसने क्या किया, यहां पे सपोर्ट बना, यहां पे सपोर्ट बना, तो इसने स्विंग हाइस के ऊपर ही क्लोजिंग करी और गैप को भी फिल किया, ठीक है? जो गैप क्या होता है, प्राइस के अगर ऊपर रहता है अनफिल्ड गैप तो वो रेसिस्टेंस होता है, और दूसरा बार ये बेस बनाता है और फिर ये स्विंग हाइस को भी फिल अप कर देता है। एक्सलेंट, एक्सलेंट चार्ट है आपका, कोई नहीं लगाना। आपका स्टॉक बहुत अच्छा है भाई साहब, ठीक है? जिनकी भी क्वेरी थी, बहुत अच्छा स्टॉक है आपका, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत अच्छा है। एक ट्रिविया मैं बताता हूं, जो ये कंपनी है ना पिकाडेली एग्रो, ठीक है, ये कंपनी है सिद्धार्थ वशिष्ठ की। अभी सिद्धार्थ वशिष्ठ का असली नाम है मनु शर्मा। आपने एक मूवी देखी है, उसका नाम है नो वन किल्ड जेसिका, आपने नाम सुना होगा। नो वन, इसमें क्या था ना कि मैं बस बता रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू नो इट, कि लाइफ में आदमी क्या क्या आता है, फिर आदमी मतलब एक खराब आदमी भी यार, मतलब जो हम मानते हैं ना, एक परसेप्शन बना लेते हैं, जजमेंट बना, ये खराब आदमी है कुछ है, लेकिन कैसे टर्न अराउंड आता है किसी के लाइफ में, तो मैं बता रहा हूं। यहां पे क्या हुआ ना, ये जो मनु शर्मा है ना, अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी तो बता रहा हूं, मनु शर्मा एक्चुअली इसकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। अगर आप हरियाणा से होगे ना, हरियाणा साइड में, तो इनके जो पापा शायद विनोद शर्मा उनका नाम था, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और आज भी बहुत बड़े लोग हैं लोग। तो मनु शर्मा ने क्या करा था ना, मनु शर्मा ने जेसिका नाम की एक मॉडल का एक, आप समझो एक सेटअप बार था, मतलब स्टैब्लिश बार नहीं था, वहां पे दारू का पेग लेने के लिए, मतलब एक पेग के चक्कर में उसने गोली मार दी जेसिका लाल को, ठीक है ना? जो भी हो, ठीक है ना? तो ये फिर केस गया दिल्ली कोर्ट में, वहां पे सबसे पहले इसकी अक्विटल हो गई, मनु शर्मा छूट गया। उसके बाद बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया ने अप्रोर हुआ था, उस समय हम लोग छोटे थे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको मीडिया जैसे ही पिकअप किया, फिर 2006 या 2007 में ही इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया मनु शर्मा को, ठीक है? ये बंदा जाता है तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल में रहता है, और उसके बाद ऐसा कहते हैं, जहां तक मैंने सुना है, कि ये रिफॉर्म किया, हिज बिहेवियर वाज गुड। फिर ये जेल से वापस आता है। जेल से वापस कैसे आता है आप सोचो, मतलब लोगों का क्या कैरेक्टर होता है, मतलब इसने अच्छा बिहेव किया, जेल में अच्छा बिहेवियर था, प्लस पैसे वाला था, तो इसने बहुत सारा मतलब चैरिटेबल भी काम किया। और जेसिका लाल की बहन ने, जिसने पूरी फाइट की थी, उसने नो ऑब्जेक्शन दिया इसके रिलीज पे, ठीक है? और क्या होता है ना, हम लाइफ में बहुत बार हमें मतलब सेटबैक मिलता है। देखो यार, मिस्टेक कोई भी कर सकता है, ठीक है ना? इसने कुछ बड़ा मिस्टेक किया, बट देखो वहां से बंदा बाहर निकलता है, और फिर एक जो शुगर की फैक्ट्री, मतलब एक शुगर का फैक्ट्री तो बहुत सारा है, उसको ये एस्पिरेशन कर रहा है कि वो सिंगल मॉल्ट में वो ग्लोबल ब्रांड बनना है, इसको टॉप 3 टॉप 5 में आना है बाई 2028। तो लेसन क्या है ना लाइफ में यार, कि एक तो इसकी बहन का, जब मैं जेसिका लाल की बहन का दिल बड़ा है, देखो माफ कर देना, ठीक है? और दूसरा चीज है ना कि लाइफ में शिट होता है सबके साथ, बहुत बार हम गलती करते हैं, बट उसके बाद भी ना, मतलब मनु शर्मा काइंड ऑफ ही इज रिफॉर्मिंग दिस कंपनी। अभी बहुत लोगों को ना ये चीजें लगती है कि टेंटेड है, नहीं यार, मिस्टेक सबसे होता है, ठीक है? तो ये हो गया ऐसी कहानी। बहुत अच्छा स्टॉक है आपका पिकाडेली एग्रो, और प्राइस एक्शन बता रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 27 इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तीसरा स्टॉक है पतंजलि का। पतंजलि में एक मिनट का कमेंट पढ़ लेता हूं। आई जस्ट बॉट स्टॉक एट 622, 620। हाँ भैया, 622 पे बाय करा हुआ है, अभी क्या कर रहे हैं? देखो यार, पतंजलि को ना मैं ऐसे ट्रैक नहीं करता हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी फंस चुके हो। और अभी कहां पे ये बहुत नीचे है यार, आपका प्राइस ही तो बहुत ज्यादा नीचे है ये। जस्ट होल्ड ऑन, 626 से 47% का ड्रॉडाउन है भाई आपके एंट्री के बाद, विच इज ह्यूज। देखो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते यार, आई अंडरस्टैंड आप पेन में होगे, बिकॉज जब पैसा टूटता है मेहनत का तो दुख तो होता है। एक मिनट यार, एक मैं बात बता रहा हूँ, देखो आप ना, आपने शायद किसी के कहने पे ये शेयर ले लिया होगा, ठीक है? बट क्या है ना, जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो ना बिजनेस को, तो स्टॉप लॉस लेना सीखो यार।
डिफॉल्ट स्टॉप लॉस बनाना हो ना, अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है या फंडामेंटल भी नहीं आता है तो ले लो कि अगर 15-20% नीचे गया तो हम काट लेंगे पोजीशन। अभी देखो ये स्टॉक आपने लिया है यहां पे, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं 1 2 भाई इस स्टॉक ने 4 दिया हुआ है, 4 बार वार्निंग दी हुई है, तब भी आप नहीं निकले तो आपकी गलती है, राइट। 1 2 3 4 कुछ नहीं, मतलब मत करो ऐसा। पतंजलि का शेयर ना, मतलब मैं क्या बोलूं इसमें, होल्ड करने के लिए नहीं करने के लिए, देखो ये तो एक्चुअली मैं बोल भी नहीं सकता हूं आपको, एज पर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मैं बोल नहीं सकता हूं कि आपको बाय रखना, बट आप जब भी स्टॉक खरीदो ना तो उसको ट्रैक करो, ठीक है। और नहीं आता तो टेक्निकल एनालिसिस सीख लो यार, नॉर्मल चीज है, मूविंग एवरेज सीख लेते हैं। अगर नहीं आता तो प्राइस एक्शन में समझ सकता हूँ, प्राइस एक्शन में टाइम लगता है, बट क्लियर कट दिख रहा है यार, देखो ना यहाँ पे बेसिस बन रहा है, बेसिस टूट रहा है, दिस क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और ये फॉल आज थोड़ी है, ये फॉल मतलब 6 महीने पहले वार्निंग आई हुई कि हम गिरने वाले हैं, बट आप निकले नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लिटरली मैं बता रहा हूं। एक बार मैं देख लेता हूँ जल्दी चार्ट पे। यस यस यस, 1 मिनट यार। अभी जब आपने यहां तक होल्ड कर ही लिया है ना तो कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 283, ठीक है ना। 283 पे अगर डेली चार्ट पे ना, डेली चार्ट पे 283 लगाना, डेली चार्ट पे अगर 283 का लो, 283 का प्राइस है, अगर कैंडल का लो, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई 283 के नीचे, तो आप निकल जाना, ठीक है। अभी चूंकि आपने इतना ले लिया है यार, एंड इट इज वेरी वेरी नियर टू इट्स जो क्वार्टरली बार होता है उसका स्विंग लो, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा यू हैव टू टेक अ चांस, बिकॉज आपका ऑलरेडी 50-55% घुस चुका है, ठीक है। और मत ऐसा किया करो यार, आपका मेहनत का पैसा है ना। दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स, यस, पहले मैं इनका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ यार, ये इंटरेस्टिंग मैंने बोला था, 1 मिनट होल्ड कर। In previous video, you told to track technicals of Kalyan, as everyone know now it has given breakout. But please tell how to and see which candle at which level will this breakout may turn into breakdown. How to track both upwards and downwards and how to not influence by 5 to 10% fail. I understand. आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आपका क्वेश्चन है कि भाई यहां पे तो ब्रेकआउट आ गया, ये सबको पता है, राइट। फिर हम कैसे इसको ट्रेड करें, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि टेक्निकली पता है, फंडामेंटली पता है, तो सब कुछ हो गया। नहीं, टेक्निकल में 5 to 10% ही रहता है प्राइस या आपको साइकोलॉजी इंप्रूव होनी चाहिए, भी मैं बताऊंगा, इसका एग्जांपल मैं देता हूं, इस ध्यान से देखना है। अभी मैं कुछ लाइंस वाले ड्रॉ करता हूं, रुको। ठीक है, अभी ये पूरा क्लियर होगा। मैंने मंथली चार्ट यूज किया, फिर यूज किया है मैंने वीकली चार्ट, ठीक है। अभी देखो यार, यहाँ पे हो गया है ब्रेकआउट, नो डाउट, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। मंथली में ना अभी पार्शियल ब्रेकआउट होगा, मैं पूरा का पूरा इसको नहीं मानूंगा, बट क्या मंथली को ही ट्रैक करना, मैं हमेशा बोलता हूं ना, अगर डेली या फिर आपको वीकली पे दिख रहा है ना कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। प्लस मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, यहां इन दोनों का वॉल्यूम ना रिकॉर्ड वॉल्यूम है, मतलब अगर आप यहां का सारा के वॉल्यूम देख लो और इसका एवरेज लो, दोनों इन दोनों कैंडल का, दैट इज ह्यूज एज कंपेयर टू द लास्ट 2 ईयर का वीकली कैंडल का वॉल्यूम। और यही लॉजिक अप्लाई होता है डिलीवरी पे भी। मैं डिलीवरी पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं ना, डिलीवरी का जो डेटा उठता है ना वो पावर आउट दिखता है, ठीक है। अभी एज एन एग्जाम्पल यहां पे क्या है, 312 मिलियन, और यहां पे क्या है 410 मिलियन, मतलब 700 मिलियन, ठीक है ना, मतलब 70 करोड़ का वॉल्यूम है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अब देखो ना 45-60, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये दिखा रहा है कि यहां पे तो एक बेस बन गया, ठीक है ना। अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि अब इसको भैया हम ट्रेड कैसे करें, ये तो पता है
देखो, अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से चलोगे भाई, तो इसका बनेगा स्टॉप ये यहां से कितना दूर है? 42%। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड, तो आपका 42% नीचे का स्टॉप होगा। अभी आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? देखो, सपोर्ट के हिसाब से तो यही है, समझ रहे बात? सपोर्ट के हिसाब से यही रहेगा। एज एन एग्जाम्पल, सपोज अगर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और मैं 5 लाख का अगर लगाता हूं, 5% लोग बोलते हैं ना, किताब में लिखा हुआ है कि 5% पे लगाते हैं, तो इसका मतलब 44 मतलब मेरा अप्रोक्स 2,40,000 के लगभग का स्टॉप लॉस होगा 5 लाख में, विच इज वेरी ह्यूज। मैं शायद साइकोलॉजिकली इतना नहीं ले पाऊं, तो मैं आपको ना कुछ तरीका बताता हूं जिससे आप इसको ना कर सकते हो ट्रेड। मैं इसको ना यार एक्चुअली 9-10 तरीके से बना सकता हूं फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मैं ना आपको सिंपल वाली चीजें बताऊंगा। मैं आपको ज्ञान नहीं बताऊंगा इसमें, या फिर मैं आपको जो कहते हैं ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीजें आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। एंड कैन अंडरस्टैंड कि शायद आपको इतना प्राइस एक्शन अभी नहीं आता हो, ठीक है? अभी ध्यान समझना, आपका नाम मेरे पास नहीं है, मैंने बस कमेंट लिख के रखा था। आप ध्यान समझना, आप क्या कर सकते हो। सपोज आपका जो क्षमता है ना, वो है कि आप 1 लाख रुपए लगाते हो, तो आप अगर कल्याण ज्वेलर्स को यहां खरीद लेते हो, तो आपका हो जाएगा 44,000 का स्टॉप लॉस। और शेयर मार्केट किस चीज का खेल है? ये है प्रोबेबिलिटी का, यहां कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, डेथ को छोड़ के कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, ठीक है? ये आपका थंब रूल है। हम क्या करेंगे ना, हमको देखो अभी साइकोलॉजिकल समझना, मैं अभी समझ रहा हूं कि मैं तुम हो, ठीक है? इस हिसाब से मैं एक्ट करूंगा। मैं सोचूंगा 1 लाख रुपए में यार मेरे का 44,000 हो जाएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा, बट फिर मुझे लग रहा है, ये भी अंदर से लग रहा है कि ऊपर चला जाएगा, मेरा मिस कर जाएगा, ठीक है? दोनों साइकोलॉजिकल, मैं दोनों तरफ से समझो, मेरे को ट्रम लग रहा है, मतलब पिट रहा हूं मैं क्या करूंगा ना, मैं बता रहा हूं मैं क्या करूंगा कि मैं सोचूंगा चलो मैं 44,000 नहीं ले सकता हूं ना, मैं और कितना ले सकता हूं। सबका रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है उस पर्सन का नेटवर्थ क्या है, और प्लस उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। मैं बोलता हूं ठीक है, मैं ऐसा है ना कि 44,000 नहीं लूंगा, अगर 4,000 रुपए तक का लॉस रहेगा ना, तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा, समझना, रिवर्स कैलकुलेशन मैंने किया। मैं बोला ठीक है, मैं करता हूं 1 लाख नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पे ना 10,000 रुपए लगाता हूं। मेरा स्टॉप क्या रहेगा? यही रहेगा, लेकिन समझना, बहुत ध्यान समझना है चीज। अभी क्या होगा ना, अभी क्या होगा कि अगर प्राइस नीचे गया, तो आपको पैल्पिटेशन नहीं होगा, आपको फियर नहीं लगा, आपको एंग्जाइटी नहीं आएगी। पहले क्या होता, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया रहता और एक नीचे आता ना, अगर रिट्रेसमेंट भी होता ना 20% का, तो मैं 20,000, डायरेक्ट 20,000। अभी 10% गिरेगा, कितना हुआ? 400 रुपए हुआ। आप समझो, आपकी साइकोलॉजी काम कर रही है। मैक्सिमम कितना है? 4,000 ही है ना, आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर ये ऊपर गया, ठीक है ना, अगर ये ऊपर गया, मैं उसकी बताऊंगा। अगर इस लाइन के ऊपर, मेरे भाई यहां से देखना, 615 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा ना, तो मतलब और भयानक रैली आने वाली है, ठीक है? क्योंकि वो जो पूरा मंथली का जो फर्स्ट और सेकंड बेस है ना, दोनों के ऊपर का वो रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, ठीक है? तो अगर ये ऊपर गया, सपोज मैंने यहां पे 10,000 रुपए का खरीद लिया, अगर ये ऊपर गया, तो मुझे क्या दुख होगा? क्या मुझे दुख होगा, लेकिन मुझे बनिस्पत अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, उससे कम दुख होगा। मुझे लगेगा चलो मेरा पोजीशन तो है ना, ठीक है? और जब ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद मैं जब पोजीशन बनाऊंगा उसके ऊपर, तो मेरे पास नीचे एक बफर है। सपोज मैं अगर यहां से फिर ये 40% ऊपर जाता है, और अगले वाला जो मैं अगला पोजीशन बनाऊंगा, अगर उसमें मेरा 25 से 30% का स्टॉप लॉस है, तो मुझे नीचे के 40% का भी तो बफर मिल रहा है ना। अब समझ रहे हो? आपकी साइकोलॉजिकली हाइजीनिक रहेगी, हेल्दी रहेगी भाई। इसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग विद द प्रॉपर साइकोलॉजी, ठीक है? समझा? ये चीज समझ रहे हैं? एक मैंने ये तरीका बताया आपको अपना पोजीशन साइजिंग कम कर लेना है। सपोज आप 5% लगाते हो, 10% लगाते हो, आप उतना पैसा लगाओ ना कि अगर आपका स्टॉप नीचे चला गया तो आपको पेन नहीं होगा, ठीक है ना? बुक वाले पे मत जाना भाई, बुक वाले पे घंटा कोई नहीं करता है, वो बुक लिखने के लिए बनता है सिर्फ, ठीक है? मैं ना साला 50 लोगों को जानता हूं, हु आर द गुड ट्रेडर, दे डू द सेम थिंग, और मैं भी ऐसे ही करता हूं, बिकॉज आप हेल्दी रहने चाहिए ना दिमाग वाइज। अभी मैं साला 10 लाख का पोजीशन ले लूंगा, अगर चला जाएगा 5 लाख, मुझे 5 लाख का लॉस दिखेगा, तो समझ रहे हो, मैं डर से अपना स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। स्क्वायर ऑफ, लिटरली मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा डर से। और ऐसा होता है तुम लोग के साथ कि डर से पोजीशन आया नहीं है, स्टॉप आपने उड़ा दिया है,
बहुत बार होता होगा, ईमानदारी से देखना, बहुत बार होता होगा। ठीक है, एक ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं कुछ सुपर ट्रेंड देख लेता हूं। इंडिकेटर भी तो यूज कर ही सकते हैं ना, मैंने पहले आपको बताया प्राइस एक्शन पे। दूसरा है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे क्या दिख रहा है? मैंने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। सुपर ट्रेंड इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑन द वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट, याद रख रहे हैं बात। यहां पे क्या स्टॉप दिख रहा है? 453। अभी मैं क्या करता हूं ना, मैं सोचता हूं कि चलो 453 दिख रहा है, तो एक तो ये हो सकता है कि मैं इंटर कर लूं और सुपर ट्रेंड को मान लूं, क्योंकि अगर सुपर ट्रेंड के रेड हो गया ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो मैं निकल जाऊंगा। एक ये हो गया। एक और तरीका हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है ना कि चलो थोड़ा सा समझना कॉन्सेप्ट। यहां पे मैं इसको बंद करता हूं, तीसरा तरीका बता रहा हूं। अभी सपोज मैं मानता हूं कि यहां पे एक करेक्शन आएगा, ठीक है? तो आपने सुना होगा किसी ने, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं भी आता होगा, कि जब रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो अगर मान लो प्राइस यहां पे आया, कोई करेक्शन होता है, कोई पुल बैक होता है, तो फिर आप यहां पे भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको तीन तरीका बताया। अगर करंट करना है, बहुत ज्यादा फोम हो रहा है, तो बाय कर लो, पोजीशन साइजिंग कम करो, साइकोलॉजी आपकी सही रहेगी। दूसरा तरीका बताया सुपर ट्रेंड यूज कर लो। और तीसरा तरीका बताया कि रिट्रेसमेंट जब हो ऑन द प्रीवियस, यहां पे क्या है, ये वाला है इसके लिए। ठीक है, अगर यहां रिट्रेसमेंट आएगा कल्याण में तो ये लाइन देख लेना, इसी के आसपास आएगा। रिट्रेसमेंट आया तो ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। अभी मैं कह नहीं सकता हूं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां तक आएगा ये, और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे नहीं जाएगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, समझ गया बात? अभी मुझे पता है बहुत लोगों को फोमो हो रहा होगा कल्याण ज्वेलर्स देख के। ठीक है, चलो इसके बाद है अपना क्लीन मैक्स। क्लीन मैक्स तो एक नई, मतलब बहुत पुरानी कंपनी नहीं है ये। यस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसमें क्या दिक्कत है इस कंपनी में? प्यारा है इसका, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। मतलब जो किसी को भी दे दोगे तो बता देगा यार। देखो यहां पे क्या हो रहा बना, यहां पे एक बेस बन रहा है यार, कुछ नहीं है। और यहां पे क्या है ना, यहां पे एक बेस भी बन रहा है। साथ साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखना है इसे, इसे वीकली में मत देखना, ठीक है, बिकॉज बहुत कम बार है। अगर आप देखो तो यहां पे दो सपोर्ट है। एक तो ये वाला सपोर्ट है, जिसको आप, इसे क्या कहते हैं ना, ये भी एक तरीके का सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट ही जोन है, रिट्रेसमेंट वाला। इसको आप छोटा सपोर्ट कर सकते हो। प्लस यहां पे किसी और सपोर्ट मिल रहा है ना, गैप का, देख रहे हो यहां पे गैप हुआ था। मोर प्रिसाइसली ये 10 जून को एक गैप हुआ था। तो द पैटर्न इज गुड। यहां पे कब मोमेंटम आएगा ना, एज एन एग्जाम्पल, इसके नीचे का लो नहीं बनता है, ठीक है ना, यहां पे एक लाइन लगा लो आप, 1360.80, मोर प्रिसाइसली 1361, 1361 का, 1361 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट जब भी उस जो कैंडल का ब्रेकआउट आया ऊपर, इस लाइन को देखो, उसका जब हाइट उठेगा ना तो इसमें फिर से नई रैली शुरू होगी। यस, क्लीन ब्रेक, क्लीन, बहुत बहुत स्ट्रांग है इसमें, मतलब कुछ पूछने ऐसा था नहीं। दूसरा है वेक्टर फूड्स। यस, एक बार देख रहे हैं यार, वेक्टर फूड्स ने लोगों को बहुत रुलाया है। देखो वेक्टर फूड्स के बारे में बताता हूँ। वेक्टर फूड्स करती क्या है ना, वेक्टर फूड्स का दो सेगमेंट है, एक है इनका बिस्किट का और दूसरा है इनका बेकरी का। अभी आप अगर फाइनेंशियल ईयर 26 को कंपैरिजन करो फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो ओवरऑल सेगमेंट है वो ग्रो कर रहा है आपको 9% से, जिसमें बिस्किट का सेगमेंट ग्रो कर रहा है 7% से, और जो बेकरी का है ना वो ग्रो कर रहा है आपको 13 to 14%। बिस्किट के सेगमेंट में अगर आप चेक करोगे ना तो आईटीसी, पार्ले ने, मतलब एकदम भयानक कॉम्पिटिशन चल रहा है वहां पे। सो और दूसरी चीज क्या है ना, इंपॉर्टेंट और चीज है, अगर आप जब खरीदते हो ना बिस्किट, तो आप देखना उसमें पाम ऑयल सब यूज होता है, ठीक है। अभी वो दूसरी चीज है, उसको लग के चलता है, वो खराब है, सही है, बट पाम ऑयल का भी अगर आप चार्ट्स देखोगे ना तो जो पाम ऑयल है उसका प्राइस इन्फ्लेट हुआ है, मतलब बढ़ा है। इसके कारण क्या हो रहा है, एक तो कंपटीशन है, और दूसरा रॉ जो मटेरियल है जो प्रोक्योरमेंट के लिए यूज होता है उसका प्राइस भी ऊपर चलते जा रहा है, जिसके कारण आप देखोगे इनका मार्जिन कंप्रेशन भी हुआ है।
अभी इन्होंने कॉन कॉल में कहा, जो मैंडेरिन कंट्री कमेंट्री हुई उसमें उन्होंने कहा था पास्ट वाले में, मतलब Q4 FY26 में, कि हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा बिस्किट का सेगमेंट है उसको हम 7% से ले जाएं उसको 10 to 13% सेगमेंट पे। वी आर ट्राइंग फॉर दैट एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, वो तो पहली चीज हो गई। तो यहां पे ना आपको बहुत ग्रोथ नहीं दिखने वाला है वेक्टर फूड्स में। ये अगर बहुत भी अच्छा करेगा ना तो ओवरऑल बुक 12 to 13% से ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जाके चेक करो बीच में क्या हुआ था ना, जो पार्ले है ना उसने तो क्या करा, 5 रुपीज का जो GST 2.0 वाला आया था उसमें उसने 5 रुपए के पैकेट को 4.5 किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। अभी देख लेते हैं, देखो यार इसमें ना प्राइस इज वेरी वेरी वीक। सो मैंने क्या करा ना, मैंने इसमें यूज करा है ऑन द क्वार्टरली बार्स। अभी आप लॉजिक समझना, क्वार्टरली बार्स में वो सारी चीज तो मैंने बता दी आपको जो इश्यूज है। अभी क्या सब कुछ खराब है? नहीं, सब कुछ खराब नहीं है। यस, ये अपने हाई से अगर आप देखो तो ये स्टॉक गिरा 61% फ्रॉम द हाई ऑफ जुलाई 24। ये वाला क्वार्टरली बार जुलाई 26 का समझना, एक क्वार्टरली बार होता है वो 3 महीने की एक्टिविटीज दिखाता है। और कैविएट ये है कि बार अभी शुरू हुआ है, बट बार जैसे ही शुरू हुआ है ना, इसने अपने प्रीवियस बार मतलब जो अप्रैल क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून का जो क्वार्टरली बार है उसके हाई के ऊपर ये गया है। अभी आपको यहां पे कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं दिखाई दे रहा है ना। मतलब 21 महीने से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये क्या दिखा रहा है? मतलब स्लाइड दिखा रहा है कि एक बुल्स है ना गेम में वापस आ रहा है, या हो सकता है बिजनेस वाइज जितना लो आना चाहिए था ना वो लो बन चुका है फॉर वेक्टर फूड्स। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली जो बार है अभी वो उसने प्रीवियस जो क्वार्टरली बार था उसके हाई के ऊपर क्रॉसिंग कर रही है। कैविएट सुन लेना, ये बार अभी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, यस। $213.12 closer above 213.12 will change the trend. Why it will change the trend? क्योंकि यहां पे रिवर्सल होगा फ्रॉम लोअर लो टू लोअर हाइस, प्लस यहां पे जो आप देखो, एक मिनट होल्ड करना है, मैं और चीज आपको बताता हूं। यस, यहां पे एक सॉर्ट ऑफ ना डबल बॉटम था, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है ना इस बार के ऊपर, मतलब 13 जुलाई का बार क्या हाई है 204.90, तो एक स्विंग, नया स्विंग हाई बनेगा जो डबल बॉटम बना के बढ़ेगा। उससे पहले यहां कहीं डबल बॉटम नहीं बनाया, देख लो कहीं बना है डबल बॉटम? नहीं बनाया ना। तो आपको ये लाइन आप याद रखना, 213.12 इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। और डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे ना आज का वॉल्यूम एक बार देखना है, 85.29 मिलियन 70। यार द वॉल्यूम्स आर वेरी हाई भाई, इसका रिजल्ट लगता है अच्छा आने वाला है। आप ट्रैक करो इसको, जो मैंने बताया ना आपको वो आप देख लेना, जो मैंने मार्क करा हुआ था वो देख लेना। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका नॉर्मल वॉल्यूम रहता है यार 5 लाख 6 लाख, और यहां पे वॉल्यूम कितना है? 8 करोड़ का वॉल्यूम है। यहां पे कितना है? ये है 7 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स आर वेरी हाई। सॉरी मैं आपका नाम भूल रहा हूं क्योंकि मैंने नाम नहीं लिखा है। आप इसको ट्रैक करो, हो सकता है प्राइस एक्शन बता रहा है कि इनका बिजनेस का ना बॉटम बन चुका है, वो देखना, बिकॉज वॉल्यूम वेरी हाई हो और हायर हाई और हायर लो बनने का चांसेस दिख रहा है ऑन द चार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं HCL की। ये हिमाद्री है ना यार, इस चार्ट में क्या मैं बताऊं यार, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, इसे बताने लायक कुछ नहीं है। एक मिनट, तभी इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग HCL। ये कोल बनाती है, मतलब कार्बन ब्लैक बनाती है मोस्टली, जिसका यूज होता है टायर्स में और बहुत सारी चीजों में इसका यूज कर रहा है। कंपनी इज डूइंग अ फिनोमिनली गुड। आप इनका जाके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ना उसमें जाके देखना है इनका विजन क्या है फाइनेंशियल ईयर 27 और फाइनेंशियल 28 के लिए। नैप्थलीन के लिए भी अभी ये काम शुरू करने वाले हैं फॉर फाइनेंशियल 27 के लास्ट में। द स्टॉक इज वेरी गुड, और इस क्वार्टर में इनका रिजल्ट शायद आया था, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 या 16 को। दे हैव डन अ फिनोमिनली गुड।
द क्वार्टर ऑल्सो द ग्रोथ इंक्रीज करा अप्रॉक्स 13 to 14% और पैट ग्रो कर रहा है मोर देन 15%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी है। ये सेक्युलर स्टॉक है यार, ये मतलब बहुत प्यारा स्टॉक है ये। मेरे पास नहीं है लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है ये। देखो ना, एक बेस बना, ठीक है, पहला ये, फिर दूसरा बेस बना, और फिर यहां पे देखो ये वाला। अभी होगा क्या ना, मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे, कल पूछा है, आज ही पूछा है। अभी मैं आपकी साइकोलॉजी बता रहा हूं। आपने ना कहीं ये स्टॉक सुना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने इसलिए पूछा। भाई साहब क्या है ना कि आप, क्या होगा ना, आप इसी चक्कर में ट्रैप हो गए। मैं बता रहा हूं क्यों। अभी देख लो यार, ये स्टॉक है ना, हाँ, अगर मैं प्राइस एक्शन यूज करता तो ये अपने जहां पे है सीएमपी जो हम बोलते हैं वहां से 95% ऊपर है। और अगर ये प्राइस, आप ईमानदारी से बोलना, अगर 94% नीचे गिर जाए एंड इफ यू कॉल योर सेल्फ एज अ मोमेंटर और अ वैल्यू इन्वेस्टर, आप होल्ड कर पाओगे क्या? आप नहीं होल्ड कर पाओगे। सो व्हाट आई से ना कि आपको जब अच्छा स्टॉक पिक करना है ना, तो उसको जब वो सीड है ना, या जब छोटा सा प्लांट है ना, तब आप उसको कैप्चर करो। आप क्या है, उसको बैम्बू टी ट्रे को जब 25 फीट का हो जाएगा ना, तब उसको कैप्चर करने जा रहे हो। उसमें आपका रिस्क और रिवॉर्ड ना डिस्टॉर्टेड हो जाता है। दैट इज द रीजन ना कि जब स्टॉक हल्का सा भी रिट्रेसमेंट होता है ना, पुल बैक होता है, तो आपको लगता है क्रैश क्रैश क्रैश। एक तो साला क्रैश का ऐसा बना दिया है ना कि रिट्रेसमेंट को भी, मतलब यूट्यूबर्स फिर इन्फ्लुएंसर्स को क्रैश बोलते हैं। इतनी अच्छी इन्फ्लुएंसर और मिलियन जिनके सब्सक्राइबर है भाई, जिनको लाखों लोग देखते हैं, वो भी बोलते हैं क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, आपको अपना रिस्क समझना पड़ेगा, और आपकी जो ट्रेडिंग है ना, इन्वेस्टिंग है, उसको अपनी साइकोलॉजी में के हिसाब से करो। हम सब लोग सेम नहीं है, सबका अलग अलग रिस्क एपेटाइट है। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा। स्टॉक मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत अच्छा स्टॉक है ये, मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा, और टेक्निकली बहुत अच्छा है। अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं। बट मैं क्या बोल रहा था ना कि मैं आपकी पोजीशन पे रहता तो आई वुड हैव बॉट यहां पे, उसके स्टॉप रखता यहां पे, जब, एक मिनट, यहां पे जब आया इसको रखता, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता ना यार। बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग ऐसा कोई सुपर ह्यूमन नहीं है जहां पे हमने मतलब चड्डी डाल दी है पैंट के ऊपर, हम सुपर मैन तो है नहीं। अभी जब ये नीचे गिर गया ना भाई साहब, मान लो कुछ भी होता है, जियो पॉलिटिकल रिस्क आप देख रहे हो, अभी यूएस ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर उसके कारण एक जर्क भी आएगा ना, तो आपको पैल्पिटेशन होगा, आपको एंग्जाइटी होगी, और अपना पोजिशन आप काट लोगे। तो बस मेरे को ये कहना है, मैं होप करता हूं कि आपका पोजीशन नीचे हो, ठीक है ना। करंट सीएमपी पे बाय करना मेरे हिसाब से इट इज नॉट वाइजेबल। यू ऑलवेज हैव टू बाय एट द पॉइंट जहां पे रिजेक्शन के बाद फिर अप मूवमेंट आया हो, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है एक्सिकॉम। एक्सिकॉम में शायद मैं तीसरा या चौथा वीडियो है यार, ठीक है। देखो एक्सिकॉम में पहला आया था यहां पे, एक मिनट यार, मैं, भाई तू नीतीश ऊपर जा। यस 93, देन एट दिस पोजीशन ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, बिकॉज यहां पे जो पहला टर्न अराउंड आया ना, दैट इज एट दिस पोजीशन, ठीक है। यहां पे आया, देखो अब यहां पे आया था, और फिर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी मैं फंडामेंटली आपको बता देता हूं इस स्टॉक के बारे में। इफ यू आर ट्रैकिंग एक्सिकॉम ना, तो आपको इसमें दो रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी दो चीजें बारे में बताएगा। एक रहता है इसका बेस बुक, ठीक है, स्टैंड अलोन जिसको कहते हैं रिजल्ट, और एक है इनका कंसोल बुक। आपको इसका कंसोल बुक ट्रैक करना होगा, और उसमें भी जो इनका सब्सिडरी है ना, मतलब जो सिस्टर कंसर्न है ट्रीटियम, जिसका इन्होंने एक्विजिशन करा था 2 साल पहले, उसको आपको ट्रैक करना है। द रीजन इज दैट ना कि जो ट्रीटियम है उसमें लॉसेज है, अभी उसमें लॉसेज है, बट वो इबिटा ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। तो कंपनी का क्या कहना है कि बाय ईयर एंड ऑफ FY27 हमारा जो ट्रीटियम भी है ना, जो ट्रीटियम भी है, समझो कंसोलिडेट के अंदर ट्रीटियम है, और ट्रीटियम अभी कैश लॉस में है, उसमें इबिटा लॉस भी है। तो कंपनी कह रही है कि बाय Q4 FY27 हमारा ट्रीटियम का भी इबिटा ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर वैसा होता है तो ऑलरेडी इनका जो स्टैंड अलोन है ना, यहाँ का, इंडिया का, या फिर जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा कर रहा है, तो कंपनी बहुत ऊपर की तरफ जाएगी। चूंकि इन्होंने जो एक्विजिशन करा था ना ट्रीटियम
एक कंपनी थी ना जो बहुत ज्यादा लिटिगेशन था, बिकॉज वहां पे उन्होंने डेट उठाए हुए थे, सारा का सारा फट गया था। और कस्टमर जो भी, क्योंकि जब आप डेट फटता है ना तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी सर्विस अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो इनका बहुत ज्यादा रेपुटेशन भी खराब हो गया था। तो इसको इस कंपनी ने ना धीरे धीरे करके ओवरऑल कर रहा है। सो इट्स ए गुड कंपनी, ठीक है। बट मैं वही बोल रहा हूं, अपना स्टॉक का ख्याल रखना। और इफ समवन ऑलरेडी हैज अ पोजिशन ना, तो ऑन द करेंट चार्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑन द करेंट चार्ट, यस, वंस इट क्लोज 184 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, और डेली भी देख सकते हो, ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें पैरामीडिंग कर सकते हैं। उसके पहले पैरामीडिंग नहीं करना है इस पर, ठीक है। इट्स ए वेरी गुड कंपनी। आपको बस इसका कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल है वो करना है और ट्रीटियम का देखना है। उनका ट्रीटियम का एक प्रोडक्ट भी आया हुआ है ट्राइफ्लेक्स करके, वो एक डीसी बैटरी है, उसको देखना। उन्होंने मैनेजमेंट ने बोला कि बहुत अच्छी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग करती है, ठीक है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। लास्ट कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछली बार यहां पे एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनट, यस, ओके। टेक्नो इलेक्ट्रिक में क्या हुआ ना, पिछले बार ना अगर आप रेवेन्यू देखते तो रेवेन्यू आपको अच्छा ग्रोथ दिखता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि इनका जो मार्जिन प्रेशर था, मार्जिन प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो बढ़ गया था, इसी कारण इनका एबिटा भी था वो भी श्रिंक कर रहा था। साथ साथ अगर आप देखो ना तो इनका ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है ना वो भी निगेटिव हो गया था, ठीक है। इसके कारण मार्केट में अगर आप देखो तो 25 या 26 मई को, आई एम नॉट रॉन्ग, पहले दिन स्टॉक गिरा 10% हुआ, 15%, मतलब 20-25% का फटाफट स्टॉक गिरा था। अभी ये स्टॉक टेक्निकली कैसा है, अभी ये स्टॉक टेक्निकली ना यार नो जोन में है, मतलब ये द स्टॉक आई थिंक सो कि इट इज वेटिंग फॉर द प्राइस, मतलब बिजनेस का क्या क्या अपडेट आने वाला है उसका ये वेट कर रहा है, ठीक है। मैंने यहां पे क्यों ड्रॉ करा हुआ है, ये ड्रॉ इसलिए करा है कि आप जाके ईयरली जाके बार्स देखना। ईयरली बार्स में क्या है, ईयरली बार्स में ये मतलब ये 2024 का बार है, क्या है, ईयरली बार है, ठीक है ना। अभी देखना यहां पे ना एक इनसाइड बार बना हुआ है, जो 25 का बार है ईयरली बार, वो 2024 के बार के अंदर ही है। मतलब ये क्या हुआ, ये एक बेबी बार है, और अभी उस बेबी बार के अंदर, मतलब 25 का जो कैंडल है उसके अंदर ये अपना 26 का कैंडल है। अभी तक 6 महीने निकल चुके हैं, तो यहां भी ये जो दिखाता है ना, ये दिखाता है स्टेटस को दिखाता है, मतलब जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर भी आपको वो कर रहा है कि क्या होने वाला है, वो बिजनेस के अपडेट का वेट कर रहा है, ठीक है, ये समझ गए हम। अभी एज एन इन्वेस्टर क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके नीचे फटा 782 के नीचे तो नीचे जाएगा, मतलब रिजल्ट खराब हुआ, बहुत खराब। और 1386.50 मतलब 1387 के ऊपर जाता है तो मतलब रिजल्ट अच्छा आने वाला है। बस 2 रेंज मार्क कर लेना है, मैंने आपको बताया वो ईयरली बार से, उस पर हमने एनालिसिस किया है। 24 मदर कैंडल, 25 बेबी कैंडल, 26 भी 25 का बेबी कैंडल है, ठीक है ना। बेबी कैंडल क्या दिखाता है, बेबी कैंडल दिखाता है स्टेटस को, इनडिसीजन दिखाता है, मतलब ट्रेंड नहीं है, वेट कर रहा है, क्या आएगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आप इन दोनों लाइन को पहले ध्यान में रखना, प्लस देखना कि जब इस बार का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में मार्जिन कैसा कर रही है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। प्लस आप ये भी देखना, देखो इस कंपनी के पास ना ऑर्डर बहुत सारा है, नो डाउट, बट मुझे लग रहा है ना कि कंपनी शुड डू गुड इन द कमिंग क्वार्टर्स, दैट इज माय परसेप्शन। बट लेट्स से मेरे परसेप्शन पे क्या, मेरे व्यू से क्या फर्क पड़ता है मार्केट में। अभी ना 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट था। Since I am a middle class person, so want your view regarding diamond sector jewelry business, will demand increase in future or lab grown demand will finish natural diamond companies like Reva and Bluestone? It's a good question. देखो भाई, आप बोल रहे हो कि आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछने का कि क्या ये जो लैब ग्रोन जो डायमंड्स आ रहे हैं ये खा जाएगा क्या नेचुरल डायमंड्स को। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल दूंगा मैं। डायमंड जो होता है ना भाई, अगर मैं डायमंड्स दे रहा हूं या आप भी, अगर आपने घर वालों में किसी को डायमंड दोगे, मतलब अगर आपकी कोई बेटी हो, आपकी बहन हो, आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स हो, तो पहला चीज क्या रहता है ना, वेन ऑन सम ओकेजन लाइक शादी हुआ किसी का, हम देते हैं, कोई बर्थडे होता है ना, तो उसका ना एक इमोशनल कनेक्ट होता है हमारे माइंड साइकोलॉजी से। तो आप समझो एज ए ह्यूमन ना हम वो चीज नहीं करेंगे,
हम नेचुरल नहीं जाएंगे। दूसरा मैं बता रहा हूं, इफ यू आर गिविंग समवन इन द मैरिज, अगेन ये भी बिहेवियर का पार्ट है हमारे। तो हमें लगता है ना कि हम देंगे लैब ग्रोन, अगर उसको पता चल जाएगा तो कैसा लगेगा, वैसा भी रहता है ना। दो चीजें हो गई। तीसरा ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट देता हूं जो हुआ है। टाइटन व्हेन दे स्टार्टेड तनिष्क, तो उन्होंने क्या स्टार्ट करा, उन्होंने स्टार्ट करा 18 कैरेट गोल्ड से। साला घंटा नहीं चला, कंपनी लॉस में ही रही, कंपनी को और लॉस हुआ। फिर द टाइटन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, उन्होंने 22 कैरेट गोल्ड किया, क्योंकि क्या पब्लिक को क्या चाहिए ना यार, उसको गोल्ड है ना, एज एन इंडियन हमारे लिए इमोशन का चीज है। आप समझो बात को, अगर मेरी बहन की शादी हो रही है तो साला मैं उसको 15 कैरेट का नहीं दूंगा यार, ठीक है ना। एक तो मेरे को देखो एज ए पर्सन ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन अगर मेरी कोई बहन रहती और उसकी अगर शादी होती तो मैं उसको 22 कैरेट का ही गोल्ड देता। हाँ, आप अगर जाके देखो तो कल्याण, टाइटन, किसी में भी आपको 22 कैरेट का ही ज्यादा गोल्ड, आप जाके पढ़ना, ठीक है, आप जाके पढ़ना, तो 22 कैरेट के गोल्ड का ही ज्यादा यूज करते हैं ज्वेलरी के लिए। 18 कैरेट का होता है, बट कहां पे होता है वो, जो डायमंड्स रहते हैं ना, जो डायमंड को आप मतलब उसका कोई स्टड बनाओगे या फिर आप पेंडेंट बनाओगे, तो यू नीड टू हैव द 18 कैरेट गोल्ड। उसका रीजन क्या है ना, कि गोल्ड जो रहेगा, प्योर गोल्ड रहता है ना, वो ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, टूटता है, ठीक है। जैसे आप उसमें इंप्योरिटी मिलाओगे ना, वो स्ट्रांग होता है, दैट इज द रीजन, ठीक है ना। और डायमंड क्या है, डायमंड एक स्ट्रांग है, डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है। जब ड्रिलिंग होती है तो आई डोंट नो, उसका जो टिप होता है वो डायमंड का बना रहता है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट आइटम, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो। सो इसीलिए डायमंड वाले बहुत सारे ज्वेलरी में उसको यूज करना पड़ता है, बट आप ये समझो कभी नहीं होने वाला है सब ना। क्या है ना, एक्चुअली कुछ लोग ना प्रोपेगेंडा बना बना के यूट्यूब पे डालते रहेंगे, जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी रहेगी ना, ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मैंने आपको तनिष्क का एग्जांपल दिया, उनका 18 कैरेट का गोल्ड फेल हो गया, उन्होंने क्या बोला था, सस्ता करके उन्होंने किया था। पब्लिक को नहीं चाहिए भाई, ये इमोशन का चीज है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, thanks bro, one question, technical is something many can do in market, and in fact in today's world of AI it is becoming more easy. Okay, so what is the difference you are doing that you can enter in any stock before mass money? No, I will tell you. Actually इसका वाइस वर्सा उल्टा है। देखो, जब हम आजकल क्या होता है ना कि इफ यू आर अवेयर ऑफ द जॉब मार्केट, तो रिसर्च एनालिस्ट की जॉब जा रही है, आपको पता है। स्पेशली जो सेल साइड पे जितने भी रिसर्च एनालिस्ट है ना, उनकी जॉब जा रही है, सारे के सारों को एआई टेक ओवर कर रहा है। एआई कैन नॉट टेक ओवर द प्राइस एक्शन एवर भाई। पूछो, सिंपल सा रीजन है, साइकोलॉजी कैसे ट्रैक कर सकते हैं बताओ ना। उसमें आप सारा कोडिंग करके डाल दोगे, एलएलएम यूज करोगे, बट आप उसमें साइकोलॉजी कैसे डालोगे? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। एंड बाय द वे, जो टेक्निकल्स है ना, इफ यू आर नॉट अवेयर, तो एल्गोस, ठीक है ना, एल्गोस में भी तो हम सब ऑटोमेटेड रखते हैं ना। तो एल्गोस का यूज पता है कब से इंडिया में हो रहा है? मैं यूएस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां तो 1970 के बाद से शुरू हो गया था, 1980 में तो बहुत पॉपुलर हो गया भाई। यहां पे 2008 से हो रहा है, अप्रॉक्स 18-19 साल हो गए इंडिया में होते हुए, ठीक है। और प्राइस एक्शन का क्या है ना, प्राइस एक्शन में आप कैसे करोगे ये यूज? हाँ, प्राइस एक्शन में आप कैसे ये यूज करोगे? आप मेरे स्टॉक पिक देखो ना, मैं आपने बता रहा हूं, जेएनके, कार ट्रेड, ठीक है, फिर आप देखो टाटा टेक। मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही स्टॉक में पिक करता हूं। तो प्राइस एक्शन को तो कभी कर ही नहीं सकते एआई, मतलब वो, मतलब इट इज वेरी लॉजिकल। कैसे करोगे आप? साइकोलॉजी समझ सकते हो क्या एज ए मशीन? आप नहीं समझ सकते हो। हाँ, मैं फिट कर दूंगा तो आप सुपर ट्रेंड लगा दोगे, जो एल्गो लगा ही रहा है ना, एल्गो से तो ट्रेडिंग हो ही रहा है पिछले 18 साल से वैसा कोई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि यस, रिसर्च एनालिस्ट लोगों की जॉब तो बहुत गई है भाई। आप जाके चेक करो, जो भी सेल साइड के थे ना रिसर्च एनालिस्ट, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है, हो चुकी है। बिकॉज आई नो कि बहुत लोगों का जॉब किया है, स्पेशली जो सेल साइड पे है, क्योंकि सारा का सारा रिसर्च एनालिसिस में ना, जो भी जितने मॉडल्स बने ना, सब का सब एआई बना रहा है। और आप ट्राई करो, आप जाके ना ट्राई करना और बताना क्या है, आपको नहीं बता पाएगा। प्राइस एक्शन तो डिकोड ही नहीं कर सकता है यार, बिकॉज यहां पे मैनिपुलेशन है, साइकोलॉजी है, कहां से कर पाओगे यार? बताओ ना, कहां से कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो आप। हाँ, आप उसमें फीड कर दो मूविंग एवरेज, फलाना सुपर ट्रेंड, वो कर देगा, आराम से करेगा वो तो एल्गो कर ही रहा है ना, पिछले 18 साल से इंडिया में कर रहा है, पिछले 40-45 साल से यूएस में कर रहे हैं वो, ठीक। यस, वो हाउ इज द रिस्क रिवॉर्ड इफ आई होल्ड जस्ट 5 स्टॉक ग्रोइंग एट 50% विद पेग रेशियो बिलो 1? इनका एक और क्वेश्चन है, when to exit stocks, I sold at 100p but stocks went to 250p, when to sell stocks like MTAR, HFCL, Cupid etc. भाई आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका
एग्जिट से कुछ है नहीं लेना देना। मतलब अगर कोई समझो अगर 100 पी का स्टॉक है वो 250 पे चला जाए तो आप उसको एग्जिट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अभी मैं समझ लेता हूं कि आपको टेक्निकल नहीं आता है, टेक्निकल नहीं आता है तो आप कैसे कर सकते हो? आप नॉर्मली क्या करो भाई मैम, आप एनालिसिस सुना करो, आप मैनेजमेंट कमेंट्री सुना करो। एज एन एग्जांपल मैंने ग्लैंड फार्मा में क्या करा था, वहां पे ना साला मेरा टेक्निकल नहीं काम कर रहा था। ग्लैंड फार्मा का आप चार्ट देखना, मैंने क्या किया ना वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया मैनेजमेंट कमेंट्री सुन के। जब मैनेजमेंट बोलती थी ना कि हमारा H2 अच्छा होने वाला है, H1 उतना नहीं होगा एज कंपेयर टू Q4, ठीक है, तो मैं करता था, मैं उड़ाता था, डेली टाइम फ्रेम पे जाता था और 20-50 का लगाता था। ऐसे मैं वीकली यूज करता हूं। तो आपको ना वो टेलर मेड करना पड़ेगा। और भाई मैं बता रहा हूं पी रेशियो, फिर प्राइस टू सेल, प्राइस टू बुक, ईवी बाई इबिटा। भाई जब मैंने एमबीए करा ना तो मेरे को भी लगता था कि यही सब कुछ होता है। भाई नहीं कुछ बनेगा पैसा आपका, मैं बता रहा हूं कि ना। ये फिलिप कोटलर, मैंने एमबीए करा तो मैंने फिलिप कोटलर की बुक पढ़ी, प्राइस इज ए परसीव्ड वैल्यू बोलता था, पता है भाई। मैंने सेल्स भी करा हुआ है, घंटा उन सब चीजों का यूज नहीं होता। आप समझो बात को, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है उन सब चीजों से। आपको एक देखो, मैं ना, अगर आप, मुझे जहां तक लग रहा है आप हार्डकोर रेशियोज देखते हो, जैसे आप बात करो पेग रेशियोज, तो आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, बिकॉज मैं फॉलो करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा, यूज द टेक्निकल। आप बेसिक टेक्निकल यूज करो ना, क्यूपिड या फिर एमटीआर पे आप लगा दे, डेली चार्ट पे जाके आप 20 डेज का लगा देते मूविंग एवरेज। जिस दिन क्लोजिंग आती है उसके नीचे, और अगला कैंडल, समझना, अगला कैंडल, उस जो कैंडल की क्लोजिंग आई है 20 EMA के नीचे, उसके उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, आप एग्जिट कर जाते। ये तो कर ही सकते हो। मतलब कसम थोड़ी खाई हुई है कि हमको पैसा बनाना है सिर्फ पेग रेशियो से, नहीं, ऐसा पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने एमबीए करा तो मुझे भी ऐसा ही लगता था भाई, ठीक है। मैं बाय द वे बताऊंगा मेरी जर्नी क्या है। आई एम ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, फिर मैंने एमबीए करा हुआ है। आई ने वर्क फॉर द, यू नो, आप जो रेप्यूटेड फॉर्म बोल सकते हो ना इंडिया के लिए, उसके लिए काम करा हुआ है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं बनता है पैसा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप बताओ ना, आपने अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कोई भी किया होगा, उसका कितना चीज यूज होता है यार, कितना चीज यूज होता है, मतलब रियल लाइफ टाइम में नहीं यूज होता है। वो साला करिकुलम कहाँ का है साला, जाना था जापान पहुंच गए चीन, वो वाला सीन है हमारे करिकुलम में, पता है, ठीक है। इसके अलावा एक भाई ने बहुत अच्छा चीज पूछा है कि आर वी मिसिंग द आईटी का रैली। नहीं, देखो, आईटी के बारे में ना बहुत सारे लोग आपको ये बात बोलेंगे कि आईटी स्टॉक्स आर गोइंग टू डाई, और स्पेशली आपको फंड मैनेजर लोग ये बात बोलेंगे, और दे विल ब्लेम कि टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन लोगों ने कुछ नहीं करा, विच इज जस्ट ए बुलशिट। देखो ये कंपनीज जो थी ना, दे हैव डन ए फिनोमिनल जॉब। वो ये सारी की सारी सर्विस कंपनी है। पहले तो ये जो फंड मैनेजर है ना, इनको भी पूछना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने क्या उखाड़ा है, 10 से 12% का तुम साला अल्फा जनरेट, 10 से 12% अल्फा बोल रहा हूं, 10 से 12% तुम दे नहीं पाते हो। टॉप के 3-4% लोग देते हैं, ये लोग रिटर्न देते हैं, खुद का तो अल्फा होता नहीं है और आके ब्लेम कर रहे हैं। टेक्निकली अभी पूरा का पूरा आईटी स्पेस, आप नाम ले लो, सारा का सारा वीक है। ये ऊपर आएगा, ऑब्वियस आएगा, आएगा ये ऊपर, मैं बता रहा हूं। देखो जॉब कट्स होंगे, जॉब कट्स होने के बाद अगर आपने अगर प्रेजेंटेशन देखा होगा, बी द टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सब के सब एआई पे बहुत रिगोरस काम कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पे आएगा, प्लस एआई जब यूज होगा तो किसको इफेक्ट पड़ेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स रिडक्शन होगा। आईटी कंपनी के लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है? आईटी के लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है सैलरीज, होता है ना। तो जब सपोज जब लोग उड़ जाएंगे, जहां पे आईटी काम करने लगेगा 1000 लोगों का समोस, तो क्या होगा, आपका मेजर एक्सपेंस कम होगा। उसके क्या हो सकता है कि रेवेन्यू वहीं रहे, और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण, चूंकि आपका जो एक्सपेंस कम हो रहा है ना, तो आपका पैड बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, जिसके कारण आपकी रेटिंग हो सकती है, वो आएगा। बट दिस इज नॉट द टाइम। अभी टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है। आई विल शो यू द टीसीएस का चार्ट। एक मिनट, इसका 12 महीने का मैं चार्ट खोलता हूं। आई विल यूज द फिबोनाची, जस्ट होल्ड ऑन। 61.80 मैजिकल नंबर के पास आ रहा है, बट देखते हैं होता है कि नहीं। देखो अभी तक नहीं आया है। अभी जब आया नहीं है तो इतना हड़बड़ी क्या करना है? देखो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि मैं अपने को बॉटम पिकर मानता हूं। हम बॉटम पे पकड़ेंगे, पर बॉटम अगर लगेगा यहां पे, मान लो अगर यहां पे लगेगा तो हम यहां पे पकड़ लेंगे। बट ये पता नहीं ना, हो सकता है ये और नीचे जाए। मैं थोड़ी प्राइस बनाता हूं। अगर यहां पे गया तब
समझ रहे हो? तो हम बॉटम में पकड़ेंगे, बट लेट द ट्रेंड रिवर्सल हैपन ऑन द रियल बेसिस, नॉट इन आवर माइंड। ठीक है, तो आईटी सेक्टर्स के शेयर से कुछ नहीं होने वाला है, आप फंड मैनेजर्स की बात में मत पड़ो। ठीक है, वो लोग आपको ऐसे ही चूरन बेचते रहेंगे कि ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है अभी आईटी में। आईटी विल रिकूप। समझ रहे बात? ठीक है, चलो बाय।